गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 8 में जो हमारा सामाजिक विज्ञान की आज क्लास है उसमें हम हिस्ट्री यानी इतिहास यानी जो हमारी वाली पुस्तक है ना हमारे अतीत, इसका अध्ययन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे अतीत भाग 3 और इसका जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है कौन कब कैसे कहाँ। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इतिहास या अतीत क्या होता है। अतीत का अर्थ होता है जो हो चुका, जो बीत चुका है ना, जो भूतकाल में हो चुका, जो हो चुका वो क्या बन जाता है, अतीत बन जाता है। यानी जो घटना, जो हादसा, जो बात, जो तारीख बीत चुकी वो क्या है, वो अतीत है। यानी जो आज आप क्लास रह रहे हो कल क्या हो जाएगी, अतीत हो जाएगी। आप पहले क्लास 7th में थे तो 7th क्लास क्या हो गई आपके लिए, अतीत हो गया। तो अतीत, अब अतीत में तो बहुत कुछ होता है ना। हमारे पड़ोस में कुछ होता है, हमारे देश में कुछ होता है, हमारे राज्य में कुछ होता है। तो इन सबको कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्यों हम एक छोटी सी ही किताब हो या एक छोटी सी बुक हो या एक छोटा सा कोई अभिलेख हो उसमें सारी बातें लिख देते हैं। तो ये सब कैसे होता है, आपके मन में सवाल आते हैं ना कि इतने अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इतिहास का क्या अर्थ होता है तो आप कहोगे मैडम जहाँ राजा रानी का शासन होता है वो इतिहास होता है, राजा होता है, रानी होती है, युद्ध हो जाता है ना, ऐसे बताओगे। लेकिन सब अतीत नहीं है बच्चों। जब हम अतीत का अध्ययन करते हैं तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, रामायण महाभारत, कृष्ण भगवान, राम भगवान, ईसा मसीह, ये सब क्या है, हमारा इतिहास है ना, इतिहास है, इनका अध्ययन किया। तो हमने कैसे एग्जैक्ट तारीखें निकाली, क्यों निकाली, तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। कैसे, कब और कहाँ, मतलब जो हमारा अतीत होता है इसमें कैसे क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। जैसे कि आपका बर्थ ले लो, आपका जन्म ले लो, आपका जन्म कैसे हुआ, हॉस्पिटल में हुआ या घर पर हुआ, ठीक है। कब हुआ, कौन से सन में, कौन से डेट पर आप हुए और कहाँ हुए, किशनगढ़ हुए या आप कहीं और किसी सिटी में हुए। तो कैसे, कब और कहाँ हुआ, ये सब एक अतीत होता है। लास्ट ईयर कोरोना आया तो कैसे आया, है ना, कब आया और कहाँ से आया, है ना, कहाँ कहाँ आया। तो ये सब क्या हो गया, हमारे लिए अतीत हो गया। अब देखो बच्चों, ये कह रहा है कि इसके जो टॉपिक हमने लिए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में से वो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी तारीखें होती हैं और हम अवधियों को कैसे तय करते हैं। अब टॉपिक आ रहा है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों तारीखें तो बहुत होती हैं, असंख्य तारीखें होती हैं। हर तारीख में कोई न कोई ऐतिहासिक दिन जुड़ा होता है, कोई न कोई ऐतिहासिक घटना जुड़ी होती है। लेकिन तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, देखो एक बात बताती हूँ मैं आपको। आपकी जो पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है वो चाय को लेके दिया हुआ है। चाय एक आम शब्द है ना, हर कोई चाय पीता है। लेकिन भारत में चाय कहाँ से आई, चाय को सबसे पहली बार किसने पिया, कब पिया, कैसे इसका उद्भव हुआ। तो ये भी क्या है, एक इतिहास का हमको इंटरेस्ट आता है। हमें इंटरेस्ट आता है, कोई बात हुई हमारे रूम में फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन कैसे आया, सबसे पहले कैसे आया, व्हाइट बोर्ड कैसे आया। तो ये सब कुछ बातें होती हैं जो हमारे इतिहास में दर्ज कर ली जाती है। जैसे कोई नया आविष्कार होता है, नई कोई घटना होती है, अप्रत्याशित कोई बात होती है जिसका हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार के जीवन से कोई लेना देना होता है। अब आपने रोटी खा ली तो आप डेट नहीं लिखोगे ना, आज मैंने 2 रोटी खाई थी, कल मैंने 4 रोटी खाई थी। लेकिन अगर आपने कोई आविष्कार कर लिया, आपने कोई इनोवेशन कर लिया या आपने कुछ कर लिया तो आप उसको डेट लिख दोगे, या आपकी ना आपने कोई प्राइज़ जीता तो आप उस डेट को अंकित कर लोगे। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसका अर्थ है कि इतिहास को जानने के लिए तारीखें अत्यंत आवश्यक होती है। अब मैं आपको कहूँ भारत आज़ाद हुआ था, सब जानते हैं भारत आज़ाद हुआ था। तो अगर मैं कहूँ भारत कब आज़ाद हुआ तो आप सोचते रहोगे। मैं कहती हूँ भारत 200 साल गुलाम रहा था, हमने 200 साल गुलामी करी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए भारत कौन कब गुलाम हुआ था। 1947 में गुलाम हुआ, अरे सॉरी आज़ाद हुआ। तो गुलाम कब हुआ, आप 200 साल पीछे। अब उसकी एग्जैक्ट तारीख आपको पता होनी चाहिए, किस घटना के बाद हमारा भारत गुलाम हुआ था या हमने आज़ादी प्राप्त करी, कौन सी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो कैसे डेट बाय डेट। तो तारीखें क्या होता है, किसी भी घटना की सटीक जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए तारीख अति आवश्यक चीज़ है, ठीक है। तारीख यानी डेट। अब आ जाता है कौन सी तारीखें। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि तारीखें असंख्य होती हैं। तो कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं,
जैसे चलो हम लोग, हमारा जो बुक है ये हमारी ब्रिटिश शासन काल से जुड़ी है, तो हम ब्रिटिश शासन काल की ही बात करते हैं। ब्रिटिश भारत आए थे, हमको सबको पता है। अब वो क्यों आए थे, हम कहते हैं व्यापार करने आए थे, लेकिन वो व्यापार करने के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने क्या करा, अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक प्रभाव भी जमा लिया। एक तरीके से उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। तो इतनी असंख्य तारीखों को कैसे बांटा, अंग्रेजी शासनकाल 200 काल रहा, 200 साल रहा, तो अब 200 साल के हर दिन की कोई घटना तो नहीं डालेंगे। तो जो ब्रिटिश शासनकाल है उनको क्या करा, प्रथम जो उनके लॉर्ड थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, उससे जोड़कर लास्ट माउंटबेटन तक का काल जो हुआ ब्रिटिश शासन काल हो गया। अब इस शासन काल में यानी एक अवधि तय कर दी हमने, कहाँ से कहाँ तक, जो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे उनसे लेके लास्ट जो थे माउंटबेटन उन तक एक अवधि तय कर दी। अब इस अवधि में किस दिन कौन सी प्रमुख बात हुई, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, या किसी ने अंग्रेजी शिक्षा पर बढ़ावा दिया था, या किसी ने रेल बनाई थी, या कोई युद्ध हुआ था, या झांसी की रानी से। तो ये जो शासनकाल है एक निश्चित अवधि तय कर दी जाती है। अवधि जैसे कि आप अभी हो गए, सपोज करो आप हो गए 12 साल के, है ना, तो आपके शिशु से लेकर 12 साल तक की जो एक अवधि हो गई है, उस अवधि में कौन से, आपने 3 साल में आपने विद्यालय प्रथम बार गए थे, 4 महीने के हुए थे, या आप साल भर के हुए थे, आपके दांत आ गए थे, या आपने पहली बार क्या बोला, तो ये आपके पेरेंट्स को याद होता है। अपने पेरेंट्स से पूछो, उनके जीवन में बहुत सी ऐसी तारीखें होती हैं जिसको उन्होंने अपनी जीवन अवधि के बीच में अपने दिमाग में नोट कर रखा होता है। तो कौन सी तारीखें, तो इसका मतलब है कि जब हम इतिहास को पढ़ने जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सी तारीखें होती हैं जिनको हम एक अवधि के माध्यम से तय कर लेते हैं। उसके माध्यम से हम देखते हैं कि कौन से दिन प्रमुख। अगर हम इतिहास में राजनीतिक घटनाओं को देखने जाते हैं तो हम राजनीतिक कालक्रम को देखते हैं और उन तारीखों को देखते हैं, और अगर हम आर्थिक जीवन से जुड़ी तारीख देखना चाहते हैं तो हम उसको देखते हैं, या इतिहास, युद्ध कुछ भी देखना चाहते हैं तो हम तारीखों के माध्यम से देखते हैं। अब हम अवधियों को कैसे तय करते हैं, अब बात आ जाती है अवधियाँ कैसे तय करते हैं। तो बच्चों देखो, आप इतिहास पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अभी जैसे लास्ट ईयर कोरोना आया था, तो तब से लेकर आज तक की हमने अवधि तय कर दी कि 16 महीने तक विद्यालय बंद रहे। तो ये एक अवधि तय होगी ना, इस अवधि में ये कार्य किया गया, इस समय अवधि में ये कार्य हुआ। ऐसे ही हमारा जो इतिहास है उसको जे.एस. मिल ने 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब जो ब्रिटिश शासन काल में जब आए, उससे पहले भारत को हिंदू मुस्लिम का काल माना जाता था। क्यों? क्योंकि उससे पहले मुस्लिम थे। तो जब हम एक अध्ययन करने लगते हैं तो हमने अलग अलग बांट रखा है। हमारे भारतीय इतिहास को प्रमुख रूप से 3 कालखंड में बांटा है। प्राचीन इतिहास में बांट रखा है, मध्यकाल में बांट रखा है और आधुनिक काल में बांट रखा है। प्राचीन काल में जो बांट रखा है हमने, उसमें हमने क्या, उनकी सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता है, और क्या नाम से अपने वैदिक युग है, रामायण महाभारत काल है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, समाज सुधार आंदोलन है, ये सब हमने कहाँ बांट रखे, प्राचीन काल में बांट रखे। फिर मध्यकाल जब आ गया तो मध्यकाल को हमने कहाँ से शुरू कर दिया, हमने मुगल काल से शुरू कर दिया। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक का जो शासन काल है उसको हमने मध्यकाल में बांट दिया। उसके पश्चात जब ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिश काल से लेकर जब तक हम आज़ाद हुए उस तक के काल को हमने आधुनिक मान दिया, और अभी तो वर्तमान चल रहा है जो आधुनिक काल चल रहा है। बेटा इतिहास इज नॉट लिमिट, है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम हमारे माइंड में अवधियाँ तय कर देते हैं। अगर मैं कहूँ आपके अध्याय में प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आप फट से आपके दिमाग में आ जाएगा मैडम या तो रामायण महाभारत पढ़ाएगी या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएगी या कुछ पढ़ाएगी ना। मैं कहूँ मध्यकाल का अध्ययन करेंगे तो आपके राजा महाराजा हैं और ये जो मुगल काल है ये आपके सामने आ जाएगा, है ना, मराठे हैं, ये सब मध्यकाल की है। अगर मैं कहूँ आधुनिक काल पढ़ाएं तो आप जो प्लासी वगैरह का युद्ध हुआ था तब से लेके जब तक ब्रिटिश काल वगैरह आया तब के युद्ध को आप क्या मान लेंगे, आधुनिक काल मान लेंगे। तो हम अवधियों को तय कर लेते हैं, एक दायरा बना लेते हैं। हर इतिहासकार अपने अकॉर्डिंग अपना इतिहास लिखता है, थीसिस लिखता है, रिसर्च करता है और वो लिखता है। अब ये रिसर्च कैसे की जाती है, ये सब किसी ने लिख के तो नहीं छोड़ी है, लेकिन उस समय की जो जैसे खुदाई करते हैं, खुदाई में सिक्के मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, कोई साक्ष्य मिलता है, उस सभ्यता के कोई जेवर मिलते हैं, तो उससे क्या अंदाज लगाया जाता है। एक विधि होती है रेडियो कार्बन विधि, उससे पता लगाया जा सकता है कितने साल पुरानी सभ्यता है या कितने साल पुरानी चीज़ लिखी हुई है। कुछ लिपियाँ लिखी होती है, लिपियाँ जिससे लिखते हैं ना, तो कुछ लिपियाँ लिखी है जो कोई तिलाक्षर लिपि होती है, कोई ताम्र पत्रों पे लिखा जाता है, कोई भोज पत्रों पे लिखा, तो ये सब कहाँ है, ये सब हमारे इतिहास। और उसके बाद जब आधुनिक काल में इनकी खुदाइयाँ हुई हैं तो ये किसी न किसी पुरातत्व विभाग में सेफ हैं। आप लोग कभी किसी अजायब घर, किसी म्यूजियम में या किसी पुरातत्व विभाग में जाएं तो आप देखना
कि वहाँ पर किस तरीके से एक छोटा पत्थर भी अगर होगा तो उसका भी बता दिया जाएगा ये इस काल का पत्थर है ना। तो इस प्रकार हम अवधियों को तय करते हैं कि इस अवधि से इस अवधि तक का ये काल कहा जाता है, और इस काल में ये घटनाएं किससे तय करते हैं, तारीखों से तय करते हैं। वो घटना कहाँ हुई, कब हुई, वो अवधि से तय करते हैं, नहीं समय अवधि से तय करते हैं। तो अब हमको समझ में आ गई। इसी प्रकार जो आधुनिक काल है, जो ब्रिटिश शासन काल है, उसको क्या माना जाता है, औपनिवेशिक युग माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है, औपनिवेशिक युग। अब सवाल उठता है औपनिवेशिक युग की शुरुआत कब हुई, तो ब्रिटिश शासन काल में हुई। अभी हम आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उपनिवेश क्या होता है, पुरातत्व क्या होता है, इन सब की मैं आपको जानकारी दूंगी। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये आपका एक बेस क्लियर कर रहा है कि आखिर इतिहास क्या होता है, वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि ये आपके लिए आपका जन्म दिनांक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप कोई जॉब करते हो, आप कोई एग्जाम देते हो, इसी प्रकार हमारे इतिहास में घटी हुई प्रत्येक घटना जो हमसे जुड़ी हुई है, जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सटीक उत्तर निकालना चाहते हैं, वो तारीखों के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे पानीपत का युद्ध तो हुआ पर कब हुआ, है ना, भारत आज़ाद तो हुआ पर कब हुआ, गणतंत्र लिखा तो गया पर कब लिखा गया, बिना तारीख की क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका हमारे इतिहास से या हमारे जीवन से कोई संपर्क होता है, जो प्रमुख होती हैं, किसी अवधि में घटने वाली कोई प्रमुख घटना होती है जिसका कि जानकारी के साक्ष्य जिसके मौजूद होते हैं, वो क्या होती हैं, प्रमुख तारीखें होती हैं। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, तो ये भी एक क्लियर सा सवाल है कि अवधियाँ हम कालखंडों के माध्यम से तय करते हैं, कोई साक्ष्य होते हैं उसके माध्यम से तय करते हैं, और वो घटना उस काल में हुई है उस माध्यम से हमने, जैसे कि हमने ब्रिटिश काल को निकाला, सभ्यता का युग निकाला, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता अलग अलग निकाली। जब हमारे वेद लिखे गए तो वैदिक काल हो गया, वो रामायण राम जी वाला जो युग आया, राम से लेकर रावण तक का जो युग आया वो रामायण काल हो गया। तो इस प्रकार हम उन अवधियों को तय कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया आपका बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, औपनिवेशिक युग की शुरुआत से आगे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक का एक बार रीड करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। इज दैट क्लियर? थैंक यू।